नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम इंदौर में हैं और इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे, मध्य प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा और देश के जाने माने कवि सत्यनारायण जी सत्तन जी के पास हम सत्तन जी से जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह परिणाम आए हैं वो कितने लोकतंत्र के लिए उचित हैं, कितने अनुचित हैं। एक दूसरा, क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के माध्यम से पीढ़ी परिवर्तन कर दिया है? क्योंकि तमाम सारे नेता, यदि मैं इंदौर की बात करूं तो कृष्ण मुरारी मोघे, मेघराज जैन, सुमित्रा ताई और खुद गुरुजी, ये तमाम सारे लोग घर बैठे थे और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीत गई। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। मैं बहुत छोटा हूं आपसे उम्र में, फिर भी मैं दृष्टिता कर रहा हूं आपसे सवाल पूछने की। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह इंदौर शहर आज पूरी तरह भगवामय हो गया, चाहे सांसद हो, चाहे महापौर हो, 9 की 9 सीटें आप जीते हैं, ये लोकतंत्र के लिए आप कितना उचित मानते हैं? क्या यही सपना देखा था सत्यनारायण जी सत्तन ने, एक दिन इंदौर ऐसा होगा? इंदौर संपूर्ण रूप से भगवामय तब हो गया था जब इस नगर के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री गोकुलदास जी भूतड़ा थे। तब हमने 9 की 9 सीटें जीती थी 1914 में। 9 सीटें हमने जीती थी। ये कोई नया काम थोड़ी हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हमने 9 सीटें जीत ली। हम 9 सीट पहले भी जीत चुके हैं। सवाल पीढ़ी के अंतराल और गैप का होता है। राजनीति प्रतिपल परिवर्तनशील फैक्टर है। एक छोटे से विचार से राजनीति के तेवर बदल जाते हैं। एक छोटी सी घटना से राजनीति के तेवर बदल जाते हैं। मतदाताओं का मत बदल जाता है। लेकिन इस आस्था और विश्वास को पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है निर्लिप्त भाव से अपनी सेवाएं पार्टी को अर्पित करता है। पार्टी ने उसे कुछ नहीं दिया, वो पद का अभिलाषी होकर के काम नहीं करता। इसीलिए पार्टी को ये कहना पड़ा है कि ये हमारा जो कार्यकर्ता है अयाचक है। याचक नहीं है, अयाचक है और देवतुल्य है। तो देवतुल्य कार्यकर्ता जब किसी कार्य को करने के लिए संकल्पबद्ध होता है तो वो सिद्धि के सन्निकट पहुंचता है, और वो सिद्धि के सन्निकट पहुंचता है तो जनता के अंतर मन पर अपनी छाप डाल करके पहुंचता है। अभी जो चुनाव हुए हैं जिसमें मैं पीढ़ी परिवर्तन की बात कर रहा हूं, मैंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता मीडिया को बुला के कह रहे थे कि एक बार पार्टी हमें बुला ले, हमें पूछ ले, लेकिन पार्टी ने नहीं पूछा इस बार। बल्कि ये कहा गया आपके राष्ट्रीय जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं कि फूफाओं को मनाने की जरूरत नहीं है। इंदौर में भी तमाम नेता घर बैठे रहे और पार्टी जीत गई। थोड़े दिनों में जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वही फूफा हो जाएंगे। समय किसी को नहीं छोड़ता। बड़े बड़े बोलने क्या कारण है कि मोदी ने ये कह दिया कि मुझे मोदी कह करके पुकारो, जी मत लगाओ। वो प्रजातंत्र की भावनाओं को अंतर तक जाकर के समझने की योग्यता रखता है। और जिन्हें रामायण सीधी सीधी नहीं आती वो कहते हैं कि भरत जी को भेजा था राम जी ने रावण से शिक्षा लेने के लिए। वैसे उपदेशक केवल उपदेश ही देते रहते हैं, केवल अपने पद की और टेररशिप को ही दिखाते रहते हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े भारी नेता हों, लेकिन समाज के सामने उन्हें अपनी छवि को स्वयं भी धूमिल करते हैं। ने कह दिया तो कोई ब्रह्मवाद की थोड़ा ही है। पार्टी का कार्यकर्ता जुटता है तब जा करके वो खड़ा होता है। इतना तो तय है ना कि तमाम बुजुर्ग नेता इस बार बैठे रहे और पार्टी जीत गई। गलत है, गलत है। बुजुर्ग नेता जो है अपने कर्म की पहचान अच्छी तरीके से रखते हैं। इस शहर का पहला विधायक हूं मैं, और मैंने बराबर कैलाश विजयवर्गीय की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जुट करके काम किया है। 84 साल की उम्र रखता हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर के आज के चलित व्यवहार तक अपने कर्म को सुव्यवस्थित करके अपने उसको अंजाम देने का प्रयत्न करता हूं। कार्यकर्ताओं को जोड़ करके रखने का प्रयत्न करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य था कि एकला चालो रे। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दुर्दिनों में एक ही किया थी, हम अकेले ही चल करके अपने आप को खड़ा करेंगे, और उन्होंने अपने आत्मविश्वास की उस पूर्णता को दिखाया और भारतीय जनता पार्टी अपने बल और विक्रम पर अकेली खड़े होकर। लेकिन गुरुजी,
कर्नाटक चुनाव के बाद आपने ही कहा था आंध्रा और कर्नाटक में भाजपा घुस गई फाटक में। अब मध्य प्रदेश चुनाव के बाद में आपका क्या डायलॉग है? मेरा डायलॉग उस समय जो था वो भाजपा को सचेत करने के लिए था और वो हुआ। सचेत हुई पार्टी? सचेत हुआ। सचेत पार्टी नहीं होती तो ये दृश्य देखने के लिए आते और आप मुझसे सवाल करने के लिए आते क्या? अगर सचेत नहीं हो, पार्टी सजगता के साथ इस तरीके से खड़ी हुई है कि वो अपने आप को अपने प्रतिद्वंदी से भारी भरकम और ज्यादा वजनदार बना करके खड़ा रहेगा, ज्यादा विश्वसनीय बना करके खड़े रहे, ज्यादा जनता के निकट जा करके खड़ी रहे। जनता की पीड़ाओं को सुनने और समझने की वृत्ति जो है वो अपने आप में ठीक है। ये जो नई पार्टी को चलाने वाले जो नेता हैं, इन लोगों ने भी इस बात को, इस तथ्य को अच्छी तरीके से समझ लिया है। लेकिन एक बात बताइए, किसी शहर में सभी विधायक, सभी पार्षद, महापौर, लोकसभा एक ही पार्टी को जाएंगे तो ये प्रजातंत्र के लिए कैसा मानते हैं आप? देखिए, जनता का विश्वास अगर एक तरफा हो जाता है, सभी, जैसा आपका प्रश्न है कि सभी एक तरफ हो जाएं तो क्या हो जाता है, तो जब जनता का विश्वास एक तरफा हो जाता है तब एक तरफा विश्वास में आने वाली जो बुराइयों के संकेत पुराणों में और ग्रंथों में जो दिखे गए हैं, ऐसी स्थिति में राजा जो है वो निरंकुश होता है, उसे किसी की परवाह नहीं रहती। तो विरोध को इस तरीके से दबाया जाना भी कहीं पर प्रजातंत्र के लिए हितकर साबित नहीं होता। प्रजातंत्र में जीत है, लेकिन एक तरफा जीत जो है आदमी की मगरूरी को प्रोत्साहन देती है और उसे उसकी क्रियाओं करने की स्वतंत्रता मिल जाती है। तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य के द्वारा कुछ ऐसे भी कदम उठ सकते हैं जो संगठन के लिए हानिकारक हो। गुरु जी, एक बड़ा वैसा प्रश्न है और वो ये कि इंदौर को लंबे समय से मुख्यमंत्री नहीं मिला। प्रकाश चंद्र सेठी मेरे ख्याल है इंदौर में रहने वाले अंतिम मुख्यमंत्री थे। क्या आप की भावना है कि इस बार मौका मिले, क्योंकि इंदौर ने इतना बड़ा जन समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए कि इस शहर को मुख्यमंत्री दे? देखिए, प्रकाश चंद्र सेठी बहुत ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे, वो विरोधी थे, लेकिन जब वो अपने सत्ता और पद प्रभुता से हटे तो ना तो उनके पास रहने के लिए मकान था और ना उनके पास कोई संपत्ति थी। तब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने उनके आवास की व्यवस्था की और उनके आवास की व्यवस्था करके उनको समुचित सम्मान के साथ उस स्थान पर नवाजा। राजनीति में जो लोग नैतिकता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते हैं, उनकी जबान में तीखापन होता है और वो तीखापन उनकी ईमानदारी की परिलक्षणा होती है। और उस परिलक्षणा के आधार पर प्रकाश चंद्र सेठी ने बड़े बड़े लोगों के माजने उतार दिए खड़े होकर के अपनी नैतिकता और ईमानदारी के बल पर। तो प्रकाश चंद्र सेठी उन लोगों में, और निर्भय सिंह जी जब उनसे मिलने के लिए संसद में गए थे, एक वाकया सुनाता हूं मैं आपको, तब मैंने उसके व्यक्तित्व को देखा तो मुझे लगा कि ये इतना बड़ा आदमी है, देश का गृह मंत्री है, और इस देश के गृह मंत्री की थाली में एक प्याज और दाल और रोटी बिना घी की खा रहा है, वो बैठ करके अपने मंत्रालय के कक्ष में, संसद में बैठ करके। जो आदमी इतनी पवित्रता के साथ जीता वो खरा होगा, खंड होगा, और जो उसके मन में होगा वो ही उसके वचन में होगा। प्रकाश चंद्र सेठी के जो मन में था वही उसके वचन में था। लेकिन क्या इंदौर को मुख्यमंत्री मिलना चाहिए? सवाल ये है। इंदौर को मुख्यमंत्री मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए। इंदौर को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए अपने आचरण को ढोती है। इंदौर को मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, इससे ये तो मेरा खुद का ही नारा है। लेकिन जहाँ पर पार्टी का प्रश्न आता है तो पार्टी का जो अपना चिंतन है, उस पार्टी के चिंतन को लेकर के संगठन अपने पिछले, वर्तमान और अगले भविष्य का चिंतन करता है। में कौन सा व्यक्तित्व यहाँ पर इस काबिल ठहरता है और सीनियरिटी में मोस्ट कौन होता है, वो दृश्य दिखाई देंगे आपको।
एक और कि अभी ये आरोप लग रहा है कि ये जो चुनाव परिणाम आए हैं इसकी उम्मीद तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता नहीं कर रहे थे। 163 सीटें बीजेपी को मिल गई हैं, 66 पे कांग्रेस रह गई, वरना ये लोग तो सरकार बनाने के सपने देख रहे थे। तो एक तो इस चुनाव को कैसे परिभाषित करते हैं, और दूसरा जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ईवीएम सेट थी पहले से, 20,000 वोटों का अंतर आ रहा है हर जगह, आपको क्या लगता है? आप बड़े अनुभवी नेता हैं, क्या ये संभव है? ये आरोप जो है प्रोसेस बन गया है। जब हार जाओ तो लगा। हाँ, कोई भी दोनों दलों के बीच में यही प्रोसेस हो गया कि ईवीएम सेटिंग कर दिया, वो कर दिया। ये राजनीतिक द्वंद्व है जो कांग्रेस भाजपा पे लगा देती है, भाजपा कांग्रेस पे लगा देती है। बोलने के लिए कुछ तो चाहिए। 163 सीटें जो मिली हैं बीजेपी को, इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी गुरुजी इसके चुनाव के समय में। अप्रत्याशित इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जनता जो थी मौन थी, नेता ही बोल रहे थे, सट्टेबाज अपना गणित लगा रहे थे। नेताओं के पार्टी के कक्ष में बैठे हुए जो समन्वयक थे वो अपना गणित लगा रहे थे, और इस गणित में जनता के अंतर मन में जो विश्वास जागृत हुआ, वो विश्वास जागृत होने का एकमात्र कारण भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पद्धति, माता बहनों के लिए सम्मान, माता बहनों को आर्थिक सम्मान से भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना के नाम पर नवाजा, वो भी एक लाभ है। लेकिन कैलाश जी तो मना कर रहे हैं। नहीं, कैलाश जी के मना करने से यथार्थ आंशिक रूप से स्वीकार भी कर रहे हैं कैलाश जी, आंशिक रूप से स्वीकार भी कर रहे हैं कैलाश जी। अब ऐसे आंशिक रूप से स्वीकारोक्ति भी कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति तो है ही ना, जो क्रिया कही है। तो अगर कोई गाय अपना गोबर टपकाती है तो उसके साथ धूल भी तो लिपट जाती है ना। तो बहुत सारे लोगों की भावनाओं के साथ बहुत सारे लोगों की भावनाएं भी लिपट गई हैं। जन जीवन में व्याप्त जो विचारधारा थी वो पारस्परिक विचार से बह करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आके प्रकट हुई। गुरुजी, मैं राजनीति के आंगन से बाहर निकलता हूं, और आपने अपने जीवन के तमाम सारे वर्ष जिस मुहिम के लिए दिए हैं, जो कविताएं आप मतलब हर चौराहे पे खड़े होकर आपने कविता पाठ किया है। मैं राम मंदिर पे आता हूं, अब वो आपका सपना आपके जीते जी पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, उनके लिए हमने काम किया है। पार्टी ने हमारे काम को नज़रअंदाज किया हो, हमें उतना सम्मान नहीं मिला हो, इसकी हमें कोई चिंता नहीं कि हमने जिस तरीके से जुट करके पूरे प्रदेश में गांव-गांव, गली-गली, चौराहे पर कविताओं के माध्यम से जो जागरण किया है, इसके साक्षी मामा माणिक चंद वाजपेयी रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही हमने ये सब कुछ काम किए हैं। उसके बावजूद भी हमने इस आशा से तो किए ही नहीं थे कि हमारे को सम्मानित करेंगे ये, या हमारे को कोई पद दे देंगे। ये सोचना पार्टी के लोगों को है, और पार्टी के वो लोग जिस समय हम ये लड़ाई करते थे वो आज पदों पर नहीं है। आज नए नए लोग आ गए, नए नए लोगों की नई नई दुनिया है, नए नए लोगों के नए नए खेल तमाशे हैं। उसके बीच में हम जो पुराने लोग थे, ना तो हमारी तब कोई आकांक्षा थी ना अब कोई आकांक्षा है। अब विचार इस बात का है कि अपने पूर्वजों को भूलते हैं या उनका स्मरण करते हैं। ये हिंदुस्तान है, 16 दिन अपने पुरखों की पूजा करने के लिए निकाल करके वर्ष में 16 दिन उनको देता ही देता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के ये जो नवोदित कलाकार हैं अपने पूर्वजों के प्रति कितने आसक्त हैं, ये अब देखने को मिलेगा। आपको उम्मीद है कि आपको वहां से आमंत्रण आएगा और आप अपनी आंखों से इसे देख पाएंगे? नहीं, आमंत्रण आए या ना आए, हमारा उद्देश्य, हम संघर्ष के लिए पैदा हुए थे। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसी का कोई आकर्षण नहीं था, तब हम लोग बंजारों की तरह घूमते थे। उन बंजारों की तरह घूमने वाले लोगों की स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक हमारा साथी बिछुड़ गया, उसमें धैर्य की कमी थी। वो हमारा साथी बिछुड़ गया और उसने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली और बदनावर जाकर के चुनाव लड़ा, और बदनावर जाके कांग्रेस के टिकट पे विधायक भी हो गया। लेकिन उसके 40 साल की जो तपस्या भारतीय जनता पार्टी में रह करके उसने की थी, एक सीट के लिए उसने उसे बदनाम कर दी। उसका वर्क है, भंवर सिंह शेखावत की बात कर रहा हूँ, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, बदनावर से चुनाव जीते हैं। वो उनकी जो सेवाएं हैं पार्टी को जमाने के लिए वो अभिनंदनीय है, वंदनीय है। लेकिन वो एक
वो एक पद एक कुर्सी के लिए उन्होंने अपनी सेवाओं का तिरस्कार किया। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सेवाओं को नकार दिया, उनको स्वीकारोक्ति नहीं मिली, यही कारण है। और थे भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की यात्रा कर रही थी, तब भंवर सिंह शेखावत चुनाव लड़े और हारे। मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ, हारा हूँ। जब इनका परचम भारतीय जनता पार्टी का ऊंचा हुआ तब भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को नहीं पूछा। मतलब आप लोगों की स्थिति उस किसान की तरह हो गई है जो खेत की गड़ाई बुआई सब करता है और फसल आगे कोई और काट के ले जाता है। नहीं, यही मान लो आप, इस उदाहरण को हमसे जोड़ करके कह सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो आगत का स्वागत करती है, उस आगत को ला करके स्वागत कराने के योग्य बनाने वालों का नहीं करती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सत्यनारायण सत्तन जी, इन्हें गुरु जी के नाम से जानते हैं। ये इंदौर नहीं, पूरे मालवा में भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने अपने खून पसीने से जड़ें जमाई। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम जनसंघ की बात करें और जैसा उन्होंने स्वयं बताया कि गली गली चौराहे चौराहे खड़े होकर राम के जो गीत गाए हैं, तो आज राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। तो आज उन्होंने बहुत सारी बातें कुछ संकेतों में कही हैं और कुछ साफ साफ कही हैं, लेकिन उनकी बात को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सुनना चाहिए और सुनने के साथ गुनना भी चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अब आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।